नमस्कार साथियों, आप सभी का आचार्य क्लासेस में बहुत स्वागत है। फिर से हम आप लोगों के लिए हाजिर हुए हैं इस नए एपिसोड में, जहां पर हम भौतिकी के एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे भौतिकी के शिक्षक श्री सुरेश सिंह जी। और आप सभी को आज भौतिकी के बारे में कुछ बताने वाले हैं सर। तो देखा जाए, जैसा कि बोर्ड पर लिखा हुआ है, अध्यारोपण का सिद्धांत। तो चूँकि हम लोग जानते हैं, हमारी क्लास जानती है कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक चल रहा है, तो उसी सिलसिले में बच्चों का जो डाउट था उसी को लेकर के आज हम यहाँ कुछ डाउट क्लियर करने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो आइए सर से बात करते हैं। आप लोग इसी तरह हम लोगों का सहयोग बनाए रखिए और आइए समझते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण है क्या, भौतिकी में इसे कैसे पढ़ते हैं, सर अपने विशेष तकनीक के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। तो सर, आप बच्चों के डाउट्स जो हैं आपको अवगत हो ही चुके होंगे आप उनसे। बिल्कुल। तो बच्चों के जो डाउट्स हैं थोड़ा उन पर विचार विमर्श करा जाए और इसको समझाने का प्रयास करा जाए। तो आइए बच्चों, समझते हैं सर से अध्यारोपण का सिद्धांत, आवेश वगैरह क्या है, जैसा कि आप लोगों ने क्वेरी भेजा था। तो सर, हम चाहेंगे कि आप अध्यारोपण को थोड़ा अपने सरल शब्दों में समझाने का प्रयास करें ताकि बच्चे इसको अच्छे से समझ पाएँ। देखिए, अध्यारोपण का जो सिद्धांत है, अक्सर बच्चे आके 12th क्लास में जब चैप्टर 1 स्टार्ट होता है, विद्युत क्षेत्र और आवेश, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र जो पाठ का नाम है पहला, इसी में आकर यह टॉपिक का चर्चा थोड़ा ज़्यादा होता है जी। क्योंकि यहाँ पर बच्चे जो है बोर्ड को लेकर थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं जी। तो यहाँ पे ये सवाल उठता है, जबकि आपको हम बता दें कि अध्यारोपण का जो सिद्धांत है ये कोई चैप्टर 1 का टॉपिक नहीं है जी, ना ही चैप्टर 2 का, ना ही 3 का। ये कहीं भी अप्लाई हो सकता है जहाँ पर भी एक से ज़्यादा वेक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि एक से ज़्यादा सदिश राशियाँ मिलेंगी, तो वहाँ पे आपको अध्यारोपण का सिद्धांत आ जाता है। जैसे ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है जी, ये कोई फिक्स नहीं है इसी चैप्टर में इसको लगाना है, फिजिक्स में ही पढ़ना है, केमिस्ट्री में नहीं पढ़ना है। उसी प्रकार से अध्यारोपण का जो सिद्धांत है बच्चों, यह आपको जहाँ भी वेक्टर्स दिखेंगे 2 या 2 से अधिक, वहाँ पर ये अप्लाई होता है और होता ही है जहाँ भी वेक्टर आपको मिलेगा। अच्छा सर, इसका हम लोग भी थोड़ा जब फिजिक्स पढ़ रहे थे तो साउंड में भी ऐसा जी बिल्कुल पोजीशन टाइप का, और वहाँ पे आपका इंटरफेरेंस भी यूज होता है, प्रकाश का जो वेव ऑप्टिक्स है उसमें भी इंटरफेरेंस वगैरह होता है। तो वहाँ भी कहीं ना कहीं अध्यारोपण का सिद्धांत लगता है जी, और उसी प्रकार करता है जी। तो अध्यारोपण का सिद्धांत जो है बेसिकली आया है 12th का चैप्टर 1 से ही। तो इसी को उदाहरण मान के हम लोग चलेंगे जी, विद्युत बल को ही लेके चलेंगे। हालांकि कोई भी बल हो वहाँ लग सकता है, कोई भी संवेग हो लग सकता है, चाहे विद्युत क्षेत्र हो वहाँ भी लग सकता है, चुंबकीय क्षेत्र हो वहाँ भी लग सकता है। जहाँ भी सदिश राशियाँ आएंगी 2 या 2 से अधिक, वहाँ अध्यारोपण का सिद्धांत लागू होता है और उसी के आधार पर ही कैलकुलेशन किया जाता है। तो क्या कहता है अध्यारोपण का सिद्धांत सर जी? इसमें क्या है, जैसे विद्युत आवेश को हम लोग ले लें, इसी से क्वेश्चन आया है जी। तो हमारे पास कोई एक आवेश है, जैसे ये एक पॉइंट चार्ज है प्लस Q चार्ज जी, और इसके ऊपर जो है बहुत सी चार्ज होंगी, बहुत सी अन्य चार्ज होंगी। जैसे यहाँ पे हमारे पास एक चार्ज है, मान लीजिए Q1, एक यहाँ पे Q2 चार्ज है, यहाँ Q3 है। इसमें से कोई प्लस भी हो सकता है, कोई माइनस भी, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकते हैं, कोई कुछ भी हो सकता है। यहाँ भी होंगे, तो बहुत सारे होंगे। हम मान के चल रहे हैं कि Qn आवेश हैं और Q1 जो है इसके ऊपर बल लगा रहा है, यह भी Q1 के ऊपर बल लगा रहा है, Q2 के ऊपर आपस में एक दूसरे पर लगा रहे हैं। Q1 के ऊपर Q3 भी लगा रहा होगा, अपना गुण थोड़े ना छोड़ेगा, नहीं। सब कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर बल लगा रहे हैं और अपने प्रॉपर्टी के हिसाब, या तो अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन कर रहे होंगे। लेकिन हमको क्या पूछा जाता है कि ये जो Q आवेश आप लाए हैं जी, इसके ऊपर सब के सब बल लगा रहे होंगे जी। हाँ। तो सब बल लगा रहे हैं, तो सारा बल मिलकर जो परिणामी आता है, रिजल्टेंट फोर्स जिसको कहते हैं बच्चों, वो कितना होगा। तो जब बात रिजल्टेंट की आती है तो वहाँ अध्यारोपण आ जाएगा। सदिश का बात हो रहा है, ठीक है ना। सदिश राशियाँ जब भी आएंगी और वहाँ बात किया जाएगा रिजल्टेंट का, तो वहाँ अध्यारोपण का सिद्धांत आ जाता है।
और अध्यारोपण का सिद्धांत यही कहता है कि जैसे कि Q1 से मान के चलिए R1 दूरी पर है, R1 दूरी पर, Q2 से R2 दूरी पर है, R2 दूरी पर है, उसी प्रकार से Q3 से R3 पर है, और यहाँ Rn डिस्टेंस पे, Rn डिस्टेंस पे है। ठीक ठीक। सबका अपना अपना बल लगता है। कूलम के नियम से हम लोग जानते हैं कि Q1 Q2 बाई R², यानी इस Q पर निकालना है 1 की वजह से, तो K Q1 Q बाई R1 का स्क्वायर, K Q2 Q बाई R2 का स्क्वायर, सबका अलग अलग निकालिए और सदिश तरीका से जोड़ दीजिए, और जो परिणामी आपका आएगा सदिश तरीका से जोड़ने के, यानी कि आपको यहाँ एंगल का ध्यान रखना होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। तो सर इसका कोई डेफिनेशन टाइप का होता है? बिल्कुल, एकदम उसको थोड़ा सा बताएं कि बच्चे थोड़ा और बेहतर समझ पाएं। जैसे अब इसको लिखना कैसे है सर, ये आपको एक डायग्राम बनाना है, और उसके बाद जो लिखना है वो बोल रहे हैं, और उसके बाद एक लाइन आपको अंत में लिखना है बॉक्स में, जो मुख्य इसका रिजल्ट होता है। क्या होता है, तो जब किसी आवेश पे, देख सकते हैं आप, जब किसी आवेश पर 2 या 2 से अधिक आवेश, यानी आवेशों का एक सिस्टम है, निकाय है, ठीक है, जिसमें 2 से ज्यादा आवेश उपस्थित हैं, और सभी के सभी क्या कर रहे हैं, किसी एक आवेश पर बल लगा रहे हैं, हालांकि सब आपस में लगा रहे हैं, लेकिन हमको एक पे ध्यान रखना है, जिसको हम लोगों ने लाया है, जिस पर हमको अध्ययन करना है, उस आवेश पर देख रहे हैं कितना बल लग रहा है। तो किसी आवेश के ऊपर जब 2 या 2 से अधिक आवेश एक साथ बल लगाते हैं, विद्युत बल आरोपित करते हैं, तो उन सभी बलों का जो परिणामी मान आएगा, जो सदिश योग, जो परिणामी मान आएगा टोटल, वह इन अलग अलग आवेशों द्वारा लगाए गए बलों का सदिश योग के बराबर होगा। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है, एक लाइन में कहा जाए तो जब किसी आवेश पर 2 या 2 से अधिक आवेश विद्युत बल आरोपित कर रहे हैं, तो उस आवेश पर लगने वाला कुल परिणामी विद्युत बल क्या होगा, तो सभी अलग अलग आवेशों द्वारा लगाए गए बलों का सदिश योग होगा जी। तो सर इसका कुछ तो वही जो इस पे हम लोग निकालते हैं F नेट, यहाँ हम लिख सकते हैं F1 प्लस F2 प्लस डॉट डॉट डॉट, जितना भी आपका लग रहा है बल, लेकिन सब के सब क्या होना चाहिए, वेक्टर होंगे, सदिश होने चाहिए, ठीक है ना जी। तो आपको जो परिभाषा हमने बोला वो लिखना है जी, डायग्राम बनाना है, और फिर ये अंत में लाइन लिखिए, आपको फुल मार्क्स मिल जाए। ये तो क्लास में आपने कराया ही है बच्चों? बिल्कुल कराया जाता है। तो बच्चों जैसा कि सर बता रहे हैं, क्लास में बहुत से लोग इसको नहीं करा पाते, नहीं, इसलिए नहीं करा पाते क्योंकि इसको ये अध्यारोपण किसी हर जहाँ वेक्टर आएगा वहाँ आएगा, तो 11th में भी आता है, 12th में भी आता है, तो इसको चार्ज से लेना देना नहीं है, लेकिन चार्ज का जो विद्युत बल वाला प्रभाव है उसका गुण आ जाता है। एप्लीकेशन है तो बच्चों देखना पड़ता है, तो सर ने जैसा बताया आप लोगों को, आपके सामने ही है कि क्लास में तो सर ने बेहतर तरीके से कराया ही है, और आप इस पर हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल करते हैं, सारा न्यूमेरिकल भी सर ने क्यूब के ऊपर चारों इसके शीर्ष पर आवेश रखकर सेंटर पे बल बताइए क्या होगा, त्रिभुज की तीनों कोण पर रख के बताइए सेंट्रोइड पे बल क्या होगा, अलग अलग प्रकार के अक्ष पर लेकर हम लोग देखते हैं, तो बहुत सारा सवाल इस पे न्यूमेरिकल किया जाता है। तो बहुत सारे सर ने बताया भी है, जैसा कि आप लोगों के सामने सर बता रहे हैं, और जो आपने डाउट भेजा था उस डाउट को तो सर ने क्लियर कर दिया है मुझे लगता है, और जहाँ तक आपको आपके इसका अध्यारोपण का सिद्धांत का बात था, तो सर ने अपने स्तर से जितना भी हो सकता था बहुत सरल शब्दों में समझाने का प्रयास किया है। लंबा चौड़ा इसका परिभाषा लगता है, लेकिन आप समझ के तोड़ के लिखिएगा तो आसानी से लिख सकते हैं। क्या लिखना है, तो जब किसी आवेश पर 2 या 2 से अधिक आवेश विद्युत बल आरोपित कर रहे हैं, तब उस आवेश पर लगने वाला कुल परिणामी विद्युत बल का मान सभी आवेशों द्वारा लगाए गए अलग अलग विद्युत बलों के सदिश योग के बराबर होता है। सही बात है, सिंपल सा है, बिल्कुल। तो बहुत आसान है, आसान है। ये विद्युत बल के लिए बताया गया, इसी को आप विद्युत क्षेत्र के लिए भी लगा सकते हैं, संवेग के लिए भी लगा सकते हैं। चाहेंगे कि थोड़ा बच्चों को एक एग्जांपल की मदद से थोड़ा बता देते हैं। एग्जांपल की मदद से बिल्कुल आसानी से बताया जा सकता है। बच्चे थोड़ा सा इसको और अच्छे से ग्रहण, इसको हम थोड़ा इरेज कर देना चाहेंगे, इसको आप हटा दें। बच्चों जैसा कि आप बोल रहे थे, क्वेश्चन के माध्यम से भी सर बताने का प्रयास कर रहे हैं, इसको ध्यान से देखिए, समझिए। जैसा कि हम लोग एक क्या करेंगे, एक आवेश यहाँ ले लेते हैं, एक आवेश अक्ष पर ही ले लेते हैं, अक्ष पर।
ठीक है। हाँ और ऐसा सवाल जो है आपको नीट लेवल का भी मिलता है। जी 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 जरूर जरूर। तो मान के चलिए यहाँ से जो है हाँ यह कुछ ए डिस्टेंस पर एक आपका Q1 है, Q1 चार्ज, ठीक है। डिस्टेंस यहाँ ए है नहीं, हाँ, ये डिस्टेंस क्या है? ए ए है। क्या है? ए डिस्टेंस। ओरिजिन से ए हाँ डिस्टेंस। ओरिजिन से। और उसी ए डिस्टेंस पे ही मान के चला जाए एक Q2 है, Q2 चार्ज है, ठीक ठीक अच्छा, है। डिस्टेंस सेम रखे हैं। हाँ, और यहाँ पर आप ओरिजिन पे टेस्ट चार्ज रखे हुए हैं, Q0 परीक्षण आवेश, जिसको हम लोग परीक्षण करते हैं। करेंगे। और कहा जाए कि आप इस परीक्षण आवेश पर कुल परिणामी बल निकालिए। हाँ तो कुल परिणामी बल निकालना है तो आपको Q1 भी इसके ऊपर बल लगा रहा होगा। जी जी। अब Q1 का नेचर देखना है, प्लस है कि माइनस है। तो कोई एक नेचर ले लिया आप जाए। बता दीजिए, दोनों प्लस लिया जाए कि दोनों माइनस लिया जाए, कि एक प्लस और एक माइनस? अब चूंकि ये टेस्ट चार्ज प्लस पॉजिटिव है तो हाँ। थोड़ा सा रिपल्सिव फोर्स लेना है, कहीं और अट्रैक्टिव फोर्स थोड़ा ज़्यादा बच्चों को समझ में आएगा। तो दोनों ले लिया जाए। हाँ दोनों ले लिया जाए, एक प्लस और मान एक के माइनस चला ले जाए लिया Q1 आपका प्लस है, माइनस है, चलिए माइनस है और Q2 प्लस है, प्लस थोड़ा सा लिख दीजिए सर, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक ठीक है है। सर, बच्चों प्लस के लिए सर ने लिख दिया है। अब जो है ध्यान से इसके ऊपर जो है आपको परिणामी बल निकालना है। तो Q1 जो है इसके ऊपर बल लगाएगा, जरूर। आकर्षण की प्रतिकर्षण। हाँ क्या कैसा बल ये लगेगा? तो आकर्षण लगना चाहिए, एक प्लस चार्ज है, एक माइनस चार्ज, तो आकर्षण होगा। लगेगा। तो Q1 इसके ऊपर बल लगाएगा इधर। मान के चला जाए, इसको बोल दे रहे हैं F1। क्या बोल दिए? जी F1, थोड़ा सा बड़ा कर रहे हैं F1। हाँ Q1 अपनी तरफ उसे खींचेगा। और प्लस Q2 जो है इसके ऊपर किधर बल लगाएगा? अब उसको आप इधर इधर रिपल्सिव देगा ना, इधर नीचे क्यों लगाएगा? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड, इधर लगेगा F2। F2 हाँ। और दोनों बल है तो सदिश राशि है। सदिश राशि है। तो हम लोग क्या करते हैं कि आसानी से निकाल सकते हैं कि F1 जो होगा सर वह K हाँ Q1 हाँ और Q0 बाई A का स्क्वायर। स्क्वायर हाँ। और इसी प्रकार से F2 जो है हाँ। वह K Q2 और Q0 बाई A स्क्वायर, यह भी डिस्टेंस A है तो A का स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर हो जाएगा सर। ठीक है। ठीक। अभी तो दोनों अलग अलग आ गया। हाँ हम चाहते हैं दोनों मिला के कितना लगेगा और किधर लगेगा, किधर वाली बात आ जाता है। सदिश राशि है ना, तो इसमें किधर वाली बात आ जाता सर है। एक में तो माइनस होना चाहिए किसी। हाँ देखिए, माइनस लगा सकते हैं। हाँ। लेकिन माइनस साइन वेक्टर भी याद रखना है, डायरेक्शन शो करता है। डायरेक्शन से माइनस के वजह से ही इधर आ गया, अन्यथा ये इधर आता है। इधर आता है। तो आपका जो रिजल्टेंट आने वाला है यहाँ बता देते हैं जी हाँ बताइए। कि F1 जो है F1 इधर आया है और F2 जो है इधर आया है। तो रिजल्टेंट इनके बीच से कहीं जाएगा, बीच से ही कहीं से जाएगा। कहीं जाएगा। अब कहाँ से जाएगा वो भी एंगल निकालना हम लोग 11th क्लास में सीखे होते हैं। हालांकि यहाँ पे 90 डिग्री है दोनों के बीच में। हाँ। F1 और F2 के बीच में देख सकते हैं 90 डिग्री है। हाँ। और Q1 और Q2 पे डिपेंड करता है कि यहाँ वैल्यू क्या आने वाला है। हाँ Q1 अगर हम मान लें कि Q1 और Q2 दोनों बराबर है, हाँ जो कि Q मान लिया जाए, Q मान लिया जाए, तो दोनों बराबर है तो दोनों फोर्स क्या होंगी? सेम होंगी। तो सेम होंगी। 45 डिग्री एंगल आना और यहाँ आपको ठीक बीचों बीच रिजल्टेंट आएगा F नेट। नेट। अब हमारे पास सवाल है कि इसी का जो मैग्नीट्यूड है हाँ क्या होने वाला है। क्या? हाँ तो यहाँ आसानी से हम लोग F नेट बराबर हाँ F1 प्लस F1 वेक्टर प्लस F2 F2 कर लेंगे। जी तो जी। सदिश तरीका से जोड़ना है। और ये सदिश तरीका जोड़ना आपको 11th क्लास में फिजिक्स में सिखा दिया जाता है। बाकी 12th के मैथ में आप लोग बाद में सीखेंगे। तो F नेट जो होगा यहाँ पे सर, जी F नेट का जो वैल्यू आएगा हाँ वह रूट अंडर हाँ F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 90 डिग्री। अच्छा हाँ थीटा 90। F1 और F2 के बीच में कितना आएगा? 90 डिग्री। हाँ तो ये तो आपका 1 हो जाएगा। ये पार्ट आपका जीरो हो जाएगा सर। cos 90 का वैल्यू क्या होता है बच्चों? जीरो होता है। तो ये आपका जो पार्ट है वो जीरो हो गया। जीरो हो जाएगा। और बताया भी जाता है कि जब 0 डिग्री होता है तो सीधा सीधा जोड़ लिया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ 1 हो जाता है तो A 1 + 2 का होल स्क्वायर पर सेट हो जाता है। हाँ हाँ और रूट में से हटे गए 1 + 2 हो जाता है। और जब 180 डिग्री होता है तो 1 - 2 का होल स्क्वायर बन जाता है। यहाँ माइनस हो जाएगा ना, -1 माइनस A माइनस भी हो जाता है। तो सिंपली बताया जाता है कि जब दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो हाँ सिंपल जोड़ लीजिए
अपोजिट डायरेक्शन में तो सिंपली घटा लीजिए, और 90 डिग्री पर है तो रूट अंडर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर यानी f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर। तो यहाँ हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। इसका वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और निकल जाए। नहीं नहीं, अब बच्चे तो हमें लग रहा है कि समझ गए होंगे, इतना तो करना आता ही होगा। तो बच्चों जैसा कि सर ने Q0 सब कॉमन आ जाएगा, अंदर निकल देगा बच्चों, जैसा कि सर ये सब क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। आप लोग करके इसका कमेंट में आंसर दीजिए ताकि हम देखें कमेंट में इसका आंसर बताइए आप लोग कि क्या आना चाहिए। सर तो बताए ही हैं क्लास में, तो बहुत अच्छा लगा आज का। यही अध्यारोपण का सिद्धांत है। बहुत सिंपल सा था, बट जानकारी के अभाव में बच्चे थोड़ा इधर उधर डिस्टर्ब हो जाते कि कैसा सिद्धांत है, क्या सिद्धांत है। एक बात हम पूछना चाहेंगे, जैसे बच्चों को थोड़ा सा एडवांस इससे बताने के लिए मेरे मन में ऐसा ख्याल आया, आपने कहा कि इसका मैग्नीट्यूड सेम हो। हाँ हाँ, तो ये तो ऐसा है, ऐसा है। हाँ बिल्कुल। अगर मैग्नीट्यूड सेम नहीं हुआ जी तो भी तो कुछ बातें होंगी। बिल्कुल होंगी। हाँ बिल्कुल। तो जैसा मेरे मन में ख्याल आ रहा है कि अगर मान लीजिए इन दोनों में जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा तो रिजल्टेंट तो उसकी तरफ शिफ्ट कर जाएगा। जिधर मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा शिफ्ट कर जाता है, रिजल्टेंट तो उधर ही शिफ्ट होना चाहिए, शिफ्ट करता है। तो इससे तो हम लोगों को एक टेक्निक, एक आइडिया तो लग जाएगा ना कि एंगल मतलब जो रिजल्टेंट का होगा, जो दोनों बराबर लिए थे इसलिए तो ठीक बीचों बीच आया। अगर इसमें किसी का वैल्यू ज़्यादा होता तो उसका फोर्स का वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा आएगा। तो ये जो रिजल्टेंट है वो उसके अधिक वाले के ग्रेटर की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। हाँ, झुक जाएगा जी। तो मेरे मन में ऐसा ख्याल आया जी। बिल्कुल। तो बच्चों को वो एंगल भी निकालना हम लोग सीख चुके हैं। बच्चा लोग जानता है, जैसा कि क्लास में सर ने सिखाया है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा आज अध्याय डॉट करा के हम लोग एंगल निकाल सकते हैं। a डॉट बी ए बी cos थीटा बराबर a डॉट बी बाई ए बी। डॉट कराना आई जे के, आई डॉट आई 1 होता है, आई डॉट जे 0 हो जाता है, वो 90, वो सब आप लोग बच्चे सीखे होंगे। तो सर बच्चों, जैसा कि आप लोगों के साथ वादा किया था हमने कि हम आज आप लोगों के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत समझाने के लिए सर को बुलाएंगे। तो सर आए, समझाए, कैसा लगा हमें कमेंट में बताते रहिए। अगर अच्छा लगा अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करिए। आप लोग बताइए कि सर लोग आपके लिए आ रहे हैं, और जो भी डाउट को हमें कमेंट के माध्यम से भेजिए, लिख के क्लास में दीजिए, हम लोग उस पर चर्चा विस्तृत करते रहेंगे। अगले हफ्ते इसी समय पर फिर मिलेंगे आप लोगों से कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से मन लगा कि आप लोग पढ़िए, हम लोग खूब सारा आशीर्वाद है। आचार्य परिवार आपके साथ हर क्वेश्चन के साथ आपके साथ तैयार है। आप हर प्रकार से तैयार है, हर चीज़ से आपको सहायता दी जाएगी शिक्षा के क्षेत्र में। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए, बने रहिए और मस्ती से पढ़ते रहिए। ठीक है सर, थैंक यू।